इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब शुरू हो गया है चुनाव धमाका। ब्रेकिंग न्यूज का ऐसा तूफान जिसमें चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें और धमाकेदार खबरें आपसे छूटेंगी नहीं। मैं आपको बताऊंगी चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन खत्म होने के अगले ही दिन आज ममता ने चुनाव आयोग को एक और नोटिस देने की चुनौती क्यों दी है। और मैं आपको बताऊंगा बंगाल में कोरोना का ब्रेक कैसे फेल हुआ है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो पूरे देश के लिए जानना बड़ा ही आवश्यक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर है जो स्थगित कर दी गई है और सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षा कब ली जाएगी इसकी तारीख बाद में जारी होगी। सरकार ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते हुए कहर की वजह से लिया है। परीक्षा रद्द और स्थगित करने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की एक मीटिंग के बाद किया गया। 10वीं के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। अगर कोई छात्र अपने असेसमेंट से खुश नहीं है तो वो कोरोना के हालात सामान्य होने पर परीक्षा दे सकता है। और आइए इस मुद्दे पर जानकारी और लेते हैं। हमारे साथ तीन हमारे पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद पांडे दिल्ली से हैं, देवेंद्र पराशर भी दिल्ली से हैं और राजेश सिंह मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सबसे पहले ये समझाइए कि अब जब परीक्षाओं की स्थगित करने की बात कही गई है इसका इंतजाम कैसे किया जाएगा। और ये कहा गया है कि 12वीं की परीक्षा के लिए 1 जून को असेसमेंट किया जाएगा और फिर 15 दिन का नोटिस। तो क्या ये तय माने कि 15 जून से पहले 12वीं की परीक्षा नहीं हो सकती? जी बिल्कुल, 15 जून के पहले 12वीं की परीक्षाएं नहीं होगी क्योंकि जो बताया गया है कि 1 जून को कोरोना के देश में जो हालात रहेंगे उसके हिसाब से 1 जून को एक बैठक होगी। सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी उसमें रहेंगे और साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे। हालात को देखते हुए फिर वो फैसला करेंगे क्या अभी परीक्षाएं कराई जाए या फिर बाद में कराई जाए। छात्रों को 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, यानी 15 दिन पहले उनको जानकारी दी जाएगी कि आपकी परीक्षाएं 15 दिन बाद होने वाली है। अचानक छात्रों को परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, जो आज बैठक हुई प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ, सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों के साथ, उसमें अधिकतर जो अधिकारी थे उनका सुझाव ये था कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है दोनों को ही टाल दिया जाए और बाद में समय जब कोरोना के हालात बेहतर होते हैं तो परीक्षा ली जाए। लेकिन बैठक में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि पहले ही कोरोना के चलते छात्र जो है बहुत सारा परेशानी झेल चुके हैं, बहुत नुकसान उठा चुके हैं। अब ऐसे में 10वीं के जो छात्र हैं उनको राहत दी जानी चाहिए परीक्षा से। और हाँ, 12वीं की परीक्षा जो है परीक्षार्थी है उनको 12वीं की परीक्षाएं आपको लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी सही समय का कोरोना के हालात बेहतर होने का इंतजार करना चाहिए। जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि 10वीं की जो परीक्षाएं हैं उसको रद्द कर दिया गया है। एक इंटरनल असेसमेंट का सिस्टम बनेगा जिसको सीबीएसई बोर्ड अप्रूव करेगा। उसके बाद उस आधार पर 10वीं के छात्रों की ग्रेडिंग की जाएगी और 12वीं की परीक्षाएं जो है 15 जून के पहले नहीं होने जा रही। लेकिन स्टेट बोर्ड्स की स्थिति क्या है ये समझना भी जरूरी है और इस वक्त राजेश सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। राजेश, हमने सीबीएसई बोर्ड की तो स्थिति जान ली है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की मांग थी कि या तो परीक्षा को कैंसिल किया जाए। जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स थे 23 और 29 अप्रैल से शुरू होने थे मीनाक्षी, तो स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे, उनके पेरेंट्स मांग कर रहे थे कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर जाकर एग्जाम देने की स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ छात्र जाएंगे, कोरोना लेकर घर आ सकते हैं। इनकी मांगों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिन पहले फैसला लिया था कि एग्जाम कैंसिल तो नहीं होगा लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन होंगी। और ये भी साथ में ये भी बता दिया गया था कि 12वीं की परीक्षा जो है वो मई के आखिरी हफ्ते में हो सकती है क्योंकि 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों को आगे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी परीक्षाएं देनी होती है। इस वजह से महाराष्ट्र ने मई के आखिर में 12th के एग्जाम्स जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वो तय कर दिए और 10th की बात जो अभी सीबीएसई ने कैंसिल किया है, महाराष्ट्र ने कैंसिल नहीं किया है। जून में ये परीक्षाएं होनी है। वो फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति है। छात्र अभी भी मांग कर रहे हैं कि या तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे उन्हें अगली कक्षा में जाने दिया जाए या फिर ऑनलाइन एग्जाम हो। छात्रों का कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है तो फिर परीक्षाएं क्यों नहीं। जी मीनाक्षी, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, प्रधानमंत्री की बैठक में कुछ और ताजा जानकारी और तथ्य निकल कर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये है कि जब ग्रेजुएशन के तमाम एग्जाम्स ऑनलाइन हो सकते हैं तो फिर 12वीं की परीक्षा और 10वीं की परीक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती थी? 10वीं चलिए रद्द कर दिया गया लेकिन 12वीं की परीक्षा तो ऑनलाइन हो सकती है। देवेंद्र,
और नहीं, निश्चित तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि 12वीं का आप खास तौर पे अगर साइंस स्ट्रीम का आप सिलेबस देखें तो बहुत टेक्निकल होता है और वहाँ पर उसको ऑनलाइन करा पाना ये इतना सहज नहीं था पूरे देश भर में। तो वो परेशानी तो पहले ही बता दी गई थी, तो वो संभव नहीं था। दूसरी चीज़ की जो हम लोग 15 डेज़ की बात कर रहे हैं वो कम से कम 15 दिन है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन पे ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो वो कम से कम उतना गैप दिया जाएगा, उससे ज़्यादा भी गैप दिया जा सकता है। और ये सब कुछ होगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि 1 जून को जब हालात की समीक्षा की जाएगी तो उसके बाद देखना होगा कि हालात कैसे हैं, क्या उसमें एग्ज़ाम कराना संभव है या नहीं है। हालांकि आप देखें तो क्योंकि समस्या इतनी जटिल है, इतनी विचित्र किस्म की समस्या है कि इसलिए समाधान भी कुछ ऐसा समाधान नहीं निकाला जा सकता था कि एकदम फुल प्रूफ हो या सबको पसंद आ जाए। इस फैसले के बाद भी आप देखें तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे छात्रों ने अपनी आपत्ति जताई है। बहुत का ये भी कहना है कि 12th का भी कैंसिल हो जाना चाहिए, बहुतों का ये मानना होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी करते करते अब थक चुके हैं, अब एग्ज़ाम का समय आ जाना चाहिए। तो इतनी सारी अलग अलग डिमांड्स थी कि उन सबको समायोजित कर पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल हुआ था कि कैसे कोरोना संक्रमण में छात्रों को के स्वास्थ्य की चिंता करें, साथ ही साथ उनकी शिक्षा की भी चिंता करें, उसके लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। जी पुनीत परिंजा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि जो पंजाब की स्थिति है वो भी विकट है, वहां पर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पुनीत, आप ये बताएं कि जो पंजाब स्टेट बोर्ड है वो एजुकेशन बोर्ड किस तरीके से परीक्षाओं को मैनेज करेगा? क्या उन्होंने भी स्थगित कर दिया है या रद्द करने पर कोई विचार किया जा रहा है? जाहिर तौर पर मीनाक्षी, क्योंकि पंजाब जो एजुकेशन बोर्ड है उसके जो एग्जाम वो 31 मार्च तक पहले ही पोस्टपोन कर दिए गए थे कोविड को देखते हुए, और अभी तक कोई नई डेट इसमें नहीं आई है। आज खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सिफारिश की थी कि 10th उनको रद्द कर दिया जाना चाहिए, और इस सिफारिश के बाद ये भी माना जा रहा है कि अभी तक कोई पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने नई तारीखों का ऐलान नहीं किया। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार के जो अभी पिछली बार जब कोविड के काफी केसेस आए थे तो पिछली बार भी मेरिट के बेस पर अगली क्लास में बच्चों को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो हो सकता है कि इस बार भी पंजाब सरकार जो है, जो अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार पंजाब सरकार ये फैसला ले कि मेरिट के बेस पर जो स्टेट बोर्ड है वो अगली क्लास में बच्चों को ट्रांसफर कर दे। जाहिर तौर पर क्योंकि पंजाब में हालात बहुत ज्यादा खराब है और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही लगातार मांग कर रहे हैं, या तो एग्जाम हो जाए या फिर मेरिट के हिसाब से कोई उसका बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि उनके ऊपर जो प्रेशर है लगातार वो कम हो, क्योंकि 31 मार्च तक रोक थी। फिलहाल उसके ऊपर अभी तक पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने कोई फैसला तो अभी नहीं लिया है। जी मीनाक्षी। देवेंद्र, अब अगला सवाल ये है कि हमने देखा पिछले साल भी छात्रों को इसको लेकर काफी असुविधा रही थी और एग्जाम्स को पोस्टपोन करना पड़ा था। जुलाई अगस्त के आसपास 12वीं के एग्जाम हो पाए थे। इस साल भी कमोबेश वही स्थिति आती दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि पूरी परीक्षा प्रणाली पर एक बड़े संशोधन की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि क्योंकि समस्या इतनी विचित्र है तो सरकार के लोगों का भी ये कहना था कि किसको पता था कि समस्या ऐसी होगी। तो जब समस्या इतनी विचित्रता लिए हुए हो तो समाधान निकालना भी इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि उसमें हर एक फैसले में कई सारे पहलू जुड़े हुए थे। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि किसी छात्र की मांग थी कि एग्जाम तुरंत हो जाना चाहिए, कोई चाह रहा है, कुछ समूह ये चाह रहा था कि नहीं एग्जाम को टालना चाहिए, कुछ समूह का ये मानना है कि जिस प्रकार से 10वीं की परीक्षा खत्म की गई उस तरह से 12वीं की भी परीक्षा खत्म कर दी जाए। आज भी वो सारे लोग शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पे इनके ट्वीट के बाद जिसमें उन्होंने ये फैसला बताया था उसके बाद वो कमेंट कर रहे हैं। तो इतनी सारी समस्याएं थी जहां पर सरकार के लिए ये आसान काम नहीं था। और सीबीएसई बोर्ड के आप स्टूडेंट्स देखें तो वहां पर निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल फैसला था ये कि देश भर में अगर आपको कराना है कोरोना के इस हालत में तो कैसे छात्रों को आप उस केसेस में डाल सकते हैं, उस खतरे में डाल सकते हैं, खासतौर पर तब जब उनके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था तक नहीं है। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज जो शिक्षा मंत्रालय से प्रस्ताव भेजा गया पीएमओ को, पीएमओ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आनंद, अब जो समस्या है जो प्रैक्टिकली दिखाई दे रही है, पिछले साल भी ऐसी ही परिस्थितियों में स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे और अगर एक साल में सीबीएसई कोई रोड मैप नहीं बना पाया है या मैं ये कहूं कि शायद कोई रोड मैप बना पाया है तो वो रोड मैप क्या है? देखिए, पहले सीबीएसई बोर्ड ये कह चुका है कि जब उन्होंने पिछली बार भी एग्जाम लिए थे सोशल डिस्टेंसिंग और जो तमाम जो नियम होते हैं कोविड प्रोटोकॉल का उसका सबका उन्होंने पालन कराया था अपने अपने परीक्षा केंद्र में। और इस बार भी 2000 जो एग्जाम सेंटर्स है उसको बढ़ाया गया है, यानी कि सीबीएसई के पहले करीब देश भर में 5000 से ज़्यादा सेंटर्स हुआ करते थे, लेकिन इस बार 2000 सेंटर बढ़ाकर 7000 सेंटर्स कर दिए गए थे, क्योंकि सीबीएसई को पता था कि केसेज जो है लगातार बढ़ रहे हैं या आने वाले दिनों में भी अगर केसेज नहीं बढ़ते तो स्टैटिक भी हो तो भी जो तमाम कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना ही पड़ेगा।
तो सीबीएसई ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी कि 4 मई से परीक्षा होती है 10वीं की और 12वीं की, तो उनकी तैयारी पूरी थी। परीक्षा के प्रश्न पत्र थे वो भी तैयार थे और कई जगह तो बैंकों के लॉकर में भेजे भी जा चुके हैं। लेकिन अब जब 12वीं की परीक्षाएं होंगी और 10वीं की नहीं होंगी, तो 10वीं की परीक्षा पर परीक्षार्थियों के लिए जो सिस्टम पहले से तैयार किया था, अब जाहिर तौर पर अगर पहले बच्चे 30 लाख बच्चे एग्जाम देते एक साथ और अब जो 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो उसी सिस्टम में तो बेहतर तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सकेगा और जो कोरोना के संक्रमण को जो फैलने की बात की जाती थी उसको रोकथाम में ज्यादा। एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है उसमें पहले तो ये हुआ करता था कि 9th के भी बोर्ड एग्जाम होते थे, लेकिन वो इंटरनली कराए जाते थे। तो क्या 10th और 12th के दोनों के इंटरनल एग्जामिनेशंस नहीं कराए जा सकते? क्या इस मुद्दे पर भी कोई चर्चा हुई है? मीनाक्षी, इससे पहले कि आनंद जवाब दें, एक बड़ी खबर आ रही है जो हम अभी अपने दर्शकों के सामने प्रदर्शित करें। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर हुए फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि परीक्षा रद्द होने से वो बहुत संतुष्ट हैं। इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये ट्वीट अभी किया है। आनंद, प्लीज अपना जवाब दीजिए। मीनाक्षी ने सवाल पूछा कि क्या 12वीं के इंटरनल एग्जाम नहीं हो सकते, क्योंकि 12वीं की जो परीक्षाएं होती है उसमें जो मार्क्स मिलते हैं उसके हिसाब से जो छात्र जो है आगे की जो उनकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसके आधार पर वो एग्जाम देते हैं या फिर कॉलेजेस में उस मार्क्स के मेरिट के आधार पर उनका एडमिशन होता है। तो ऐसे में इंटरनल एग्जाम कराना वहाँ संभव नहीं होता। और साथ ही साथ जो नीट की परीक्षाएं जो 12वीं के बाद बच्चे देते हैं उसमें भी 12th में आप कितने मार्क्स आए वो भी एक क्राइटेरिया होता है। तो जाहिर तौर पर 12वीं के इंटरनल एग्जाम नहीं कराए जा सकते हैं और 10वीं के इंटरनल एग्जाम इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि अब 10वीं के मार्क्स तो इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन चूंकि ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो उसकी उतनी अहमियत हम नहीं कह सकते, उतनी अहमियत अभी नहीं होती, क्योंकि अभी 10वीं में आपको ग्रेड सिस्टम मिलता है, मार्क्स नहीं मिलते हैं और उसको 11th में आप जाते हो तो उतनी कोई खासियत उसकी नहीं रहती, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। लेकिन 12वीं के बाद आपको जो 12वीं में जो आपके मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से जाहिर है इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई होगी और उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया कि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई की परीक्षाएं जिस कोरोना की वजह से कैंसिल हुई हैं, उस कोरोना का विस्फोट चुनावी राज्य बंगाल में हुआ है। बंगाल में चुनाव के बीच कोरोना ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4,817 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। बंगाल में सबसे बुरा हाल राजधानी कोलकाता का है। कोलकाता में भी 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तोड़ कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। मंगलवार को एक दिन में कोलकाता में 1,271 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच कोरोना की ये रफ्तार चौंकाने वाली है। 4 चरण के चुनाव में हालात बिगड़ गए हैं और अभी 4 फेज का मतदान बाकी है। अगले 4 चरण में हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। चुनावी रैलियों में कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। ना नेता, ना कार्यकर्ता और ना ही जनता कोई मास्क पहने नजर नहीं आता। ऐसे में क्या कोरोना की चेन ब्रेक हो पाएगी, बड़ा सवाल है। बंगाल में कोरोना का ग्राफ कितनी गति से ऊपर जा रहा है, ये अब आप आंकड़ों के नजरिए से समझिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट महज 1 महीने में 8 गुना बढ़ गया है। 13 मार्च को पॉजिटिविटी रेट 1.54% था, जबकि ठीक 1 महीने के बाद यानी 13 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट 11.41% हो गया है। बंगाल में कोरोना में सबसे बुरा हाल 2 जिलों में है और ये जिले हैं, एक तो राजधानी कोलकाता और दूसरा उत्तर 24 परगना। 24 घंटे के भीतर कोलकाता में 1,271 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो उत्तर 24 परगना जिले की बात की जाए तो यहां पर 1,134 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बंगाल में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों पर भी आप एक नजर डालें, क्योंकि इसमें भी इजाफा हो रहा है। चुनावी रैली में जुट रही भीड़ की वजह से पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर 1.7% हो गई है। तो 24 घंटे में बंगाल में कोरोना से कुल 20 लोगों की जान गई है और इनमें सबसे ज्यादा 11 लोग कोलकाता के हैं और 4 लोगों की मौत उत्तर 24 परगना में हुई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हम आपको ये बता दें कि कोलकाता और उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में स्थिति ये है कि किसी भी अस्पताल में कोरोना के लिए बेड नहीं मिल रहा, कोरोना पेशेंट्स के लिए। अगर आप
उत्तर बंगाल जहां पर 17 तारीख को मतदान है, वहां पर अगर बात करें, सिलीगुड़ी में भी स्थिति इससे भी ज्यादा भयावह है। वहां भी तमाम अस्पतालों में बिल्कुल जगह नहीं है। जिस तरह से कोरोना की महामारी बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में सामने आ रही है और उसके लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 4 चरण हैं अभी मतदान की जो बाकी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को एक बड़ा फैसला करना चाहिए। क्या कैंपेनिंग होनी चाहिए? क्या तमाम नेताओं को रैलियों का आयोजन करना चाहिए? क्या लाखों लोग, हजारों लोग एक जगह पर एकत्रित हों? यह अपने आप में उचित है? क्या कैंपेन को अब सिर्फ डिजिटल नहीं कर देना चाहिए? चुनाव आयोग का बैन खत्म होने के बाद ममता बनर्जी अब एक्शन में है। ममता बनर्जी आज कूच बिहार पहुंची, जहां चौथे राउंड में जबरदस्त हिंसा हुई थी। सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। ममता बनर्जी ने फितलकुची में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इस दौरान ममता बनर्जी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला और कहा कि हो सकता है उन्हें एक बार फिर चुनाव आयोग नोटिस भेज दे, लेकिन वो वही करेंगी जो उन्हें करना है। আমি বললে হয়তো ইলেকশন কমিশন আমাকে আরেকটা নোটিশ ধরাবে, তা ধরা, কিন্তু যারা মারা গিয়েছেন তাদের প্রতি তাদের যেন আমরা একটা করে মোমেন্টাম একটা করে স্ট্যাচু বা একটা করে শহীদ বেদি যেন তৈরি করে দিই এবং এই শহীদ বেদি তৈরির দায়িত্ব আমি রবিকে দিচ্ছি। রবি পার্থর সাথে কথা বলে এটা করবে এবং সেটা আফটার ইলেকশন। और बंगाल की रैली में ममता ने चुनाव आयोग की ही नहीं, पीएम मोदी को भी टारगेट किया और इस दौरान बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने क्या कहा, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।